तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE इंसर्ट साइंस का जो बायोलॉजी है हमारा, उसमें जो लाइफ प्रोसेस है और उसका जो हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है हमारा, उसको आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है ह्यूमन बॉडीज़ में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और एटीपी का सिंथेसिस कैसा होता है और एटीपी क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा जाना था। और उसके बाद अगर हम लोगों ने भी पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है और किस तरह से होता है ऑर्गेनिजम्स में और एसेंशियल क्यों है रेस्पिरेशन, और इस जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए, बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन जो होता है बहुत ही एक एसेंशियल प्रोसेस होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ओके, सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एक जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इज़ ऑटोमेटिक प्रोसीड्यूर एंड इट इज़ ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज all other things, okay, all other procedures that are followed in the human body। तो अगर देखेंगे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को फिर से जो लाइफ प्रोसेस का जो मीनिंग है वो बता देता हूँ कि जो लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसीड्यूर्स, यानी कि हर एक प्रोसेस जो ह्यूमन बींग के बॉडी में कैरी आउट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यू होता है, ह्यूमन बॉडी को अलाइव रखने के लिए कंटिन्यू होता है, वो होता है लाइफ प्रोसेस। अब लोग बोलोगे कि क्या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ होता है लाइफ प्रोसेस और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया। पर हर एक ऑर्गेनिज्म जो जिसमें लाइफ होता है, जो लिविंग हो, उसके अंदर लाइफ प्रोसेस होता है। ओके, एंड लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बी अलाइव ऑन दिस अर्थ। ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना हो इस अर्थ पर, तो लाइफ प्रोसेस का कैरी आउट होना बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस में A to Z, ओके, A to Z का मतलब है कि ब्रीदिंग से लेकर एक्सक्रिएशन तक हर एक प्रोसेस को मिलाकर ही कंबाइन करके बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ओके, जब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग से लेकर एक्सक्रिएशन तक सारे प्रोसेस को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलकर ही बनते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस कैसा बनता है। ओके, तो देखिए लाइफ प्रोसेस जो होता है वो ऐसा होता है कि सपोज इट्स ब्रीदिंग। ओके, ह्यूमन बींग को ब्रीदिंग एसेंशियल है, ह्यूमन बींग के लिए ब्रीदिंग एसेंशियल है, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी एसेंशियल है, डाइजेशन भी एसेंशियल है। ओके, तो इसी तरह से हर एक प्रोसेस, एसिमिलेशन, ऑब्जर्वेशन, ओके, तो हर एक प्रोसेस जो होता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक जो प्रोसेस होता है उसके लिए एसेंशियल होता है। ओके, और एक्सक्रीशन भी एसेंशियल होता है। इसी तरह से अगर देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग अप टू एक्सक्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे एक जो बोलते हैं एक्सेप्शन है, और वो ये है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है, ओके, रिप्रोडक्शन इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म तो करता है, पर रिप्रोडक्शन के बिना एक ऑर्गेनिज्म जी सकता है, एक जेनरेशन नहीं जी सकता है। ओके, तो देखिए
अगर आप बोलोगे हाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पेसीज जो होता है वो धीरे धीरे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा एक स्पेसीज जो होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर रिप्रोडक्शन के बिना हम जो, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल लेंगे तो ब्रीदिंग के बिना हम लोग, अगर हमारा जो एग्जाम्पल लेंगे तो ब्रीदिंग, ओके, अगर हम लोग हमारे जो सांस लेते हैं, सांस को अगर 20 मिनट के लिए रख लेंगे या फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट्स के लिए भी हम लोग उसे ब्लॉक कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, ओके। बहुत ही कम समय हम इसे बंद करके रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे लिए जो ब्रीदिंग है वो एसेंशियल होता है, क्योंकि हम इसे कुछ मिनट्स भी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ मिनट्स भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ओके। पर रिप्रोडक्शन अगर ना हो, एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, ओके। तो इसीलिए ही रिप्रोडक्शन को एसेंशियल नहीं माना जाता है और इसे लाइफ प्रोसेस में एक एसेंशियल स्टेज नहीं बोला जाता है, ओके। और एक चीज़ अगर देखेंगे तो एक चीज़ भी है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इवन ह्यूमन बीइंग, ओके, हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, हर ह्यूमन बीइंग इस अर्थ में जो भी है, ओके, तो हर एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। देखिए, पहला तो है कुछ ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ओके, कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि जिनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कोई डिफेक्ट हो, इसके वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और रीज़न देखेंगे तो कुछ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ओके, और इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसीलिए ही लाइफ प्रोसेस में हमारे जो रिप्रोडक्शन है, ओके, लाइफ प्रोसेस में जो रिप्रोडक्शन है, इसको एक एसेंशियल पार्ट नहीं माना जाता है, ओके। अभी समझ में आ गया होगा लाइफ प्रोसेस क्या था, और उसको मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया कि लाइफ प्रोसेस क्या था और किस तरह से ओके होता है ये। अभी हम देखते हैं फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने ये चीज़ को इसलिए बताया कि जो रेस्पिरेशन क्यों एसेंशियल है, इसको बताने के लिए। आप लोगों ने देखा कि मैंने जैसे बताया, जो ब्रीदिंग है हमारे लिए एक एसेंशियल चीज़ है, ओके, ब्रीदिंग, क्योंकि इसको छोड़ के हम लोग 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, ओके, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स में हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से रेस्पिरेशन जो होता है ये भी एक एसेंशियल प्रोसेस है, मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था, ओके। रेस्पिरेशन क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमारे बॉडी को हर एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, हर एक प्रोसीड्योर को कंटिन्यू करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, ओके। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू कंटिन्यू एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी को सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, चाहिए, एनर्जी। जैसे गाड़ी फ्यूल के बिना नहीं चलेगा, उस तरह से हमारा बॉडी भी फ्यूल के बिना नहीं चलेगा। और हमारे बॉडी के लिए फ्यूल या फिर एनर्जी जो होता है वो फूड से आता है। पर फूड से जो एनर्जी किस तरीके से आता है, मतलब फूड से जो एनर्जी होता है, फूड से एनर्जी कैसे डिराइव होता है, ओके। सो जो फूड से जो एनर्जी हमें डिराइव होता है, जो फूड से हमें जो एनर्जी मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए ही ये जो प्रोसेस है सक्सेसफुल बनता है। क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड से एनर्जी निकलता है और एनर्जी का ऑब्जर्वेशन होता है, और इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ओके। पर यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन इसीलिए एसेंशियल बनता है, ओके। तो रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था। पर हम अभी देखेंगे सिंस द अरेबिक रेस्पिरेशन, ये जो स्टेटमेंट्स है, सिंस अरेबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, अरेबिक organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। तो अरेबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो अरेबिक है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका जो मीनिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये होता है, और इसी वजह से ही जो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन का सप्लाई। ओके, सो ऑक्सीजन के सप्लाई पर ये हाईली डिपेंडेंट होता है। ओके, सो ड्यू टू व्हिच एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट मेक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और इसी वजह से जो हमारे जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी एंश्योर होना पड़ता है कि हाँ, हमारी बॉडी में या फिर उनके बॉडी में ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई हो रहा है। ओके, और वहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो सफिशिएंट सप्लाई बन रहा है। ओके, तो इसी चीज़ को उन्हें भी सब कंसिडर करना पड़ता है। ओके, और हम देखेंगे अभी we have seen that plants exchange gases through their stomata। हम लोगों ने इसका जो स्टोमाटा के बारे में हमको पता है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। 6th क्लास से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमाटा में गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है? टीनी पोर्स जो कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, टीनी पोर्स जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके बैक साइड या फिर उनके ग्राउंड वाले पार्ट, बैक वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं से ही सारा जो चीज़ होता है, यानी कि जो स्मॉल स्पॉट्स होते हैं जिनको कि स्टोमाटा बोला जाता है, वही से ही गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इसी को स्टोमाटा भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों को पता है, हम लोग अभी 10th क्लास में आ चुके हैं, तो इसके बारे में पता है। सो देखिए, we have also seen that plants exchange gases through stomata। तो प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं स्टोमाटा के जरिए से। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कंटैक्ट विथ एयर। और जो उनके जो सेल्स के अंदर, सेल्स के बीच, यानी कि एक सेल है ये और एक सेल है और एक सेल है और एक सेल है और एक सेल है और एक सेल है, इस तरह से सेल्स, डिफरेंट सेल्स होते हैं। पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो उनके बीच में ये जो गैप होता है, इसी को इंटरसेलुलर गैप बोला जाता है। और यही इंटरसेलुलर गैप क्या करता है कि एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस या फिर जो गैप्स इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कंटैक्ट विथ एयर। और ये इंश्योर करता है, ये जो गैप्स होते हैं यही इंश्योर करते हैं कि हाँ, सारे के सारे जो सेल्स हैं ये एयर के कंटैक्ट में है। ओके, सो दे आर इन द कंटैक्ट विथ द एयर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है ग्रीन प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज होता है? दीज आर एक्सचेंज बाय द प्रोसीजर ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लांट्स में भी आपको याद रखना है कि प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसीड्योर से। सो दे कैन गो इनटू, सो प्लांट्स में जो होता है डिफ्यूजन, सो दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट ऑफ द एयर। ओके, तो क्या होता है कि देखिए, सो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर जो ऑक्सीजन होता है, उनका जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसीड्योर से होता है। सो यहाँ पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो ऑक्सीजन भी होता है, इन सारे के सारे जो गैसेस होते हैं प्लांट्स में, ओके, ये स्पेशली जो ये दोनों गैस, इनका जो एक्सचेंज होता है इट इज़ कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में पता है कि डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसीड्योर, ओके, जिसमें कि गैसेस का मूवमेंट होता है। ओके, सो डिफ्यूजन is a procedure in which there is a movement of the molecules or the gases that's from a region of higher concentration to a region of lower concentration। okay, तो देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर सारे के सारे या फिर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, तो अगर यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ओके, तो अगर डिफ्यूज़न होगा तो ये होता है हायर कंसंट्रेशन। ओके, अगर डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस को, और ये लोअर कंसंट्रेशन बनेगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे गैसेस
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो और इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन का प्रोसीजर जो डिफिनेशन आपको पता चल गया होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है प्लांट्स में, और इसी तरह से ही ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एक्सचेंज होता है। और देखेंगे तो दे कैन गो, ये जो प्रोसेस होता है यानी कि हमारे जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट ऑफ द एयर। यानी कि डिफ्यूजन का प्रोसेस के जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या फिर हमारे जो ऑक्सीजन नहीं, ओके, सो दे कैन गो आउट ऑफ द सेल, दे कैन गो इनटू द सेल्स। तो ये सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं या फिर गो अवे फ्रॉम देम, सेल्स के बाहर भी जा सकते हैं और एयर में भी जा सकते हैं। तो यही से डिफ्यूजन से जो गैसेस एक्सचेंज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्लांट्स में होता है। और यहाँ से डिफ्यूजन होने के बाद जो गैसेस होते हैं तो ये डायरेक्टली जा सकते हैं, दे कैन गो आउट ऑफ द सेल या फिर गो इनटू द सेल और आउट ऑफ द देम एंड ऑल्सो आउट इनटू द एयर। उसके बाद देखेंगे जो स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है हमारे एनसीईआरटी बुक में, तो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। यानी कि डिफ्यूजन कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, व्हेन, हाउ एंड वेयर, ओके, और व्हाई। और इसी सब सारे के सारे चीज़ों पर जो कि स्पेशली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी कि एनवायरमेंट के कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। टोटली इट्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको अभी पता चल गया होगा कि जो हमारे जो डिफ्यूज़न होता है, डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूज़न होता है यानी कि जो डिफ्यूज़न है वो किस तरह से होगा, टुवर्ड्स कहाँ को होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। और प्लांट्स के रिक्वायरमेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि अगर प्लांट्स को अभी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अभी ऑक्सीजन बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। तो ये था नेसेसिटी। ओके, अगर प्लांट्स को अभी O2 चाहिए और अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अभी बाहर जाएगा और हमारा जो O2 जो है अंदर आएगा। ओके, तो ये था रीज़न, ये एक टाइप का नेसेसिटी है। और नेसेसिटी है फूड मेकिंग पर, और इसी तरह से नेसेसिटी है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ कि एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, यानी कि प्लांट्स में नाइट में हमको पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता होगा कि प्लांट्स में रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ओके, क्योंकि रिक्वायर्ड कंडीशंस रात में फेल हो जाते हैं। ओके, रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रात में इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता कि सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है और डिफरेंट कंडीशंस फेलोर हो जाते हैं। ओके, सो देखते हैं। सो एट नाइट when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। यानी कि रात के समय पर प्लांट्स में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब मेजर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो गैस मेजॉरिटी गैस जो होता है वो जो एक्सचेंज होता है, एंड इट्स बाय द प्रोसेस जो मेजॉरिटी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो होता है CO2 का कैसे CO2 मेनली जो कार्बन प्लांट्स होते हैं वो CO2 को अंदर लेते हैं उसी समय बाहर लेते हैं उसी समय पर। देखें, जब दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर भी चाहिए, और उसके साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से अपने फूड को बनाते हैं, दैट इज एनर्जी एंड ग्लूकोज। इस तरह से सब सारे के सारे चीज़ बाहर आते हैं।
पर रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब क्या होता है कि प्लांट्स तो उस समय पर ऑक्सीजन नहीं लेगा। ओके कि जैसे कि हमें पता है, हम लोग जैसे कि अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े थे कि प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, दिन में रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ओके, तो इसी तरह से रात में तो वो ऑक्सीजन नहीं लेगा, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ही तो वो रिलीज ही करेगा, रात में मैक्सिमम ही बनता है। सो एट नाइट वेयर देयर इज नो photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. Okay, so देखते हैं तो फिर से during the day CO2 generated during respiration is used for photosynthesis। यानी कि इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि प्लांट्स में जो CO2 दिन में भी वो जनरेट करता है CO2 को। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक खाली स्पेस चाहिए तो मिल गया। सो देखिए, प्लांट्स में CO2 और O2 जो है वो थोड़ा उसका जो कंसंट्रेशन है, देखिए CO2 का जो प्लांट जब रिलीज़ करता है CO2, वो जब रात में नाइट के टाइम पर जब जो प्लांट रिलीज़ करता है CO2 को, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द डे। यानी कि जब प्लांट दिन में जब CO2 रिलीज़ करता है, ओके, जो प्लांट जब दिन में जो CO2 को रिलीज़ करता है, ओके, यानी कि दिन के समय पर, डे के समय पर जो CO2 प्लांट के द्वारा रिलीज़ किया गया हो, इन कंपैरिजन टू द CO2 रिलीज्ड बाय द प्लांट एट नाइट, इट इज़ वेरी लो। यानी कि ये हमारे जो दिन में जो CO2 रिलीज़ होता है प्लांट्स के द्वारा, इट्स वेरी लो, बट ये नाइट में जो होता है इट्स वेरी हाई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होता है नाइट के समय पर। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का बात होता है, जब प्लांट्स दिन में जो नाइट में जब प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और दिन में भी वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, पर दिन में जो ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज़ करते हैं इट्स वेरी हाई। ओके, तो दिन में जो ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज़ करते हैं इट्स वेरी हाई। ओके, तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कंसंट्रेशन और अमाउंट जो होता है दिन में जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है, पर रात में वही पर बहुत ही कम होता है, वेरी 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 लेस। ओके, तो ये था, पर आपको ये बात को याद रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में भी अपने रेस्पिरेशन प्रोसीड्योर को कैरी आउट करते हैं और इसी वजह से वो CO2 को भी रिलीज़ करते हैं। पर जो CO2 को वो रिलीज़ करते हैं, ओके, सो ड्यूरिंग द डे द CO2 दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ओके, इज यूज्ड अप बाय द फोटोसिंथेसिस। यानी कि दिन में जो भी जो CO2 प्लांट से जो CO2 बनता है, वो CO2 क्या होता है कि वो जो CO2 होता है इट्स गेट्स ऑब्जर्व्ड, ओके, इट्स गेट्स ऑब्जर्व्ड बाय द दैट प्लांट। उसी प्लांट के द्वारा ही वो CO2 ऑब्जर्व हो जाता है और इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दिन में जो CO2 रिलीज़ होता है वो उसी प्लांट से ही कंज्यूम हो जाता है। और आप लोग और एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि जो अगर प्लांट्स रात में CO2 रिलीज़ करते हैं और हमारे ह्यूमन बींग्स भी वही चीज़ करते हैं, CO2 को रिलीज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन प्लांट्स को और हमारे ह्यूमन बींग्स दोनों को कैसे मिलता है? और इसका आंसर है, इसका जो उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि ओके, तो ये है एटमॉस्फेयर। ओके, इसका आंसर है एटमॉस्फेयर। यस, आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब दिन के टाइम पर जो CO2 को प्लांट्स ने कंज्यूम किया होगा उसके बदले उन्होंने जो O2 को दिया होगा वो अभी एटमॉस्फेयर में जाके रह गया होगा, चुपके वो रह गया होगा। ओके, तो वो एटमॉस्फेयर में रह गया होगा और कंज्यूम भी हुआ होगा ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बट मोस्ट ऑफ देम उनमें से कुछ भी एटमॉस्फेयर में भी रहा होगा। और वहीं पर
जो कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन बींग्स भी रात में ले छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर को जाता है। ओके, यहाँ पे ये बात होता है कि सिंपली अगर देखेंगे जब प्लांट्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ओके, तब वो दिन में ऑक्सीजन को देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में भी रह जाता है और थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ओके, और अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। पर प्लांट्स जब ह्यूमन बींग्स और बोथ द प्लांट्स नाइट में जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जो दिन के टाइम पर जो रिलीज़ हुआ होगा प्लांट्स के द्वारा, वो अभी स्टोर होगा एटमॉस्फेयर में। और इसके वजह से क्या होता है कि और इसी के वजह से ही कोई दिक्कत नहीं होता है, ओके। जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म वो एटमॉस्फेयर के द्वारा बैलेंस हो जाता है और मैनेज हो जाता है। सो हियर एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। और इसी वजह से एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि तो इसी वजह से हमको हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, पल्यूट नहीं करना चाहिए, ओके। तो हम लोग जो एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा अगर हम लोग सह लेंगे गर्मी तो क्या होगा, कुछ नहीं, ओके। तो अगर नहीं पाते हो तो आपका कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, तो आप ले सकते हैं। पर खामखा अगर हम एसी को यूज़ करेंगे यानी कि एयर कंडीशनर्स लेंगे और इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। व्हीकल्स यूज़ करेंगे, मोटर व्हीकल्स यूज़ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब छोटे प्लेस को ट्रैवल करने में, तो बहुत सारे बैड हैबिट्स है। पर इसे तो हम करते ही हैं, क्या बोले, ह्यूमन नेचर है, कभी सुधरते नहीं। जब वी आर डिगिंग आवर ओन होल्स, हमें पता है ये चीज़ कि हम अपने खुद के जो होल को डिग कर रहे हैं, पर फिर भी हम इसे करते चल रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। कभी हमने स्टॉप नहीं किया है, कब करेंगे हमें पता नहीं। अब तो कोरोना का भी सिचुएशन आ गया है, पता होगा कि ये भी कोरोना जो है हमारे वजह से आया है। जो भी हो, चाइना में तो आया था पहले, तो छोड़िए, ओके, तो वो बात अलग है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे एटमॉस्फेयर को इसी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता नहीं पर हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हर एक सेकंड पर, हर एक मिनट पर, हर एक आवर पर सारे चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें क्या होता हमें पता नहीं, ओके। तो इसी वजह से हमें हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए। सो ग्रीन इज़ द सोल्यूशन। तो हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, ओके। pollution no solution, but only solution is there, that is the greenery is the only solution, green, okay। तो हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, ओके। तो देखते हैं हमारे स्टडीज़ पर, फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पर। शॉर्ट नाइट जो हुआ था, जो प्लांट्स वो रिलीज़ करते हैं नाइट पर CO2, वो एलिमिनेशन जो होता है मेजर होता है, और दिन में वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो अपने जो CO2 को जनरेट करते हैं वो वहीं पर ही यूटिलाइज्ड हो जाता है, ओके। यूटिलाइज हो जाता है, यूज़ हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज, यानी कि दिन के टाइम पर इसी वजह से प्लांट्स में कोई CO2 का रिलीज़ नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है प्लांट्स के द्वारा वो खुद ही प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो देखिए, सो इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो हो जाता है मेजर कज, यहाँ पर मेजर इवेंट बन जाता है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज करके आ सकता है, पर आपको लिखना है कि देयर इज़ नो CO2 रिलीज एट द डे टाइम, हेंस ऐसा लिखना है, हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज एट द डे टाइम। पर आपको अगर 5 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है कि ऐसा होता है, दिन में भी प्लांट CO2 को रिलीज़ करते हैं, पर वो CO2 जो रिलीज़ होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू द CO2 रिलीज बाय द प्लांट्स इन द नाइट टाइम, ओके। तो नाइट में जो CO2 को प्लांट्स रिलीज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू द डे टाइम वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि प्लांट्स जो
फोटोसिंथेसिस को दिन में कैरी आउट करते हैं, इसके वजह से जो CO2 जो होता है जनरेट होता है वो यूज अप हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसीड्योर पे। ओके, और इसी तरह से लिखना है, सो दे हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको मार्क अच्छे से मिल सकता है, तो डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बताया गया है। सो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। यानी कि एनिमल्स, यानी कि सोशल एनिमल्स हो या फिर एनिमल्स हो, यानी कि बायोलॉजिकल टर्म में बोथ ह्यूमन बींग्स आर अदर एनिमल्स। ओके, तो जो भी है, सो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स है ताकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सके, फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ले सके। ओके, फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब है कि एनिमल्स ऑफ द इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास नोज है, नॉस्ट्रल्स है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ताकि हम अपने जो ऑक्सीजन को इनटेक कर सके, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर उसे ले सके। ओके, या फिर अपटेक कर सके। और वहीं पर भी हमारे पास भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ताकि हम जो टॉक्सिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के लिए सिर्फ अननेसेसरी नहीं होता है, उसके साथ साथ पॉइजनस भी होता है, यानी कि टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, उससे भी हमें छुटकारा मिल सके। ओके, सो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम द फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्रोड्यूस्ड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उससे भी छुटकारा दिलाने के लिए हमारे बॉडी में ऑर्गन से, और वो वही नोड से ही हमारे बॉडी से बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कॉमन पाथ है बोलेंगे तो नॉस्ट्रल से फिर नोज जो है वो अंदर लाता है एयर को, फिर बाहर जाता है एयर। डिफरेंस है कि आता है O2, जाता है CO2। ओके, तो ये है। ओके, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। सो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Okay, so terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, यानी कि जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल पर रहते हैं, मोस्टली सॉइल पर रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं सॉइल पर, तो वो एयर को फ्रीली ब्रीथ कर सकते हैं, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, ओके, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, बट द एनिमल्स दैट वू लिव इन द वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि उन्हें जो ऑक्सीजन होता है, ओके, नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में जो इतने अमाउंट का जो ऑक्सीजन होता है जो कि डिजॉल्व होकर रहता है, उसी को उन्हें यूटिलाइज करने को होता है। सो दे हैव टू यूटिलाइज एंड कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ दैट अप टू दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर या फिर डिजॉल्व इन द वाटर। ओके, तो ये था, यानी कि उनका जो अगर बोलेंगे सरल भाषा में बोलेंगे देखेंगे तो उनके लिए, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, ओके, यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है वो फ्रीली ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर सकते, उनके लिए लिमिटेशन बन जाता है। ओके, तो एक्सचेंज होता है प्लांट्स, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है फूड फिर से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर से। पर वाटर में जो यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए थोड़ा लिमिटेड बन जाता है ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं एयर को फ्रीली, बट द इन दैट अमाउंट द टेरेस्ट्रियल यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसी अमाउंट में ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उन वाटर में जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का वो थोड़ा लिमिटेड होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि ऑब्जर्व द फिश इन द एक्वेरियम। ओके, हम एक फिश को देखेंगे एक्वेरियम में। ऑब्जर्व द फिश इन द एक्वेरियम, देन ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल slits or the
operculum which covers the gill slits. Behind their eyes also open and close. Are the timings of the opening and closing of the mouth and the gill slits coordinated in some manner? यानी कि यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, तो मैं एक्टिविटी को बता रहा हूँ, मैं कुछ एक्टिविटी बताता हूँ, फिर कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे सारे के सारे पता नहीं होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के कुछ एक्टिविटीज़ हो गए, ओके, या फिर फिज़िक्स के, तो इसलिए मैं उसे लीव कर देता हूँ, तो उसे आपको पढ़ना होता है। पर आप एक चीज़ को याद रखिए कि यहाँ पर जो अब सारे के सारे आपको एक्टिविटीज़ को पढ़ना है, आप नेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं, पर मैं वीडियोस बना दूंगा सारे के सारे एक्टिविटीज़ पर, मैं डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो भी चैप्टर्स में बना दूंगा। सो हमें देखना है कि जो फिश है, देखिए अगर हम एक एक्वेरियम के अंदर एक फ़िश को देखेंगे, आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा जिनके पास एक्वेरियम होगा, तो जो फ़िश होते हैं वो अपने माउथ को बार बार ऐसे खुलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, ओके, यानी कि दे क्विकली ओपन देयर माउथ, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, यानी कि उनका जो माउथ होता है वो ऐसा चलता ही रहता है। देखिए अगर उसका माउथ है, ये माउथ है, वो ओपन डाउन ओपन डाउन ओपन डाउन ओपन डाउन ऐसा होता रहता है, यानी कि ओपन एंड क्लोज होता रहता है। पर उसके साथ साथ ही जो उनका जो माउथ के साथ साथ ही, ओके, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द गिल स्लिट्स, ओके, बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, उसके साथ साथ ही उनका जो माउथ के जो होता है वो भी ओपन होता है, उसके साथ साथ ही उनका जो गिल स्लिट्स होता है वो भी ओपन एंड क्लोज होते रहता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन द माउथ एंड द गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर? तो क्या ये जो प्लान जो फिश में जो गिल स्लिट या फिर जो क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड माउथ, ये जो है उनका जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो माउथ और जो गिल स्लिट है, क्या ये कोऑर्डिनेटेड है कुछ मैनर्स में? होंगे, हो सकता है या फिर नहीं, क्या है, ओके। तो इसके पीछे का जो रहस्य है, ओके, तो इसका पीछे का जो रहस्य है ये है कि एक्चुअली जो फिशेस होते हैं वो अपने जो माउथ को ऐसे बंद करते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, खुलते रहते हैं। रीज़न ये है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ, पानी नहीं पीते हैं, ओके, पानी नहीं पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी पानी नहीं पीते हैं, जब उनको सांस लगता है वो तब वो पानी पीते हैं, पर वो पानी नहीं पीते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। जब वो कंटिन्यूसली अपने माउथ को खुलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, वो पानी नहीं ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हाँ, वो पानी को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, पर उनमें जो गिल्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था, गिल्स का फंक्शन क्या होता है, ओके। गिल्स का फंक्शन ये होता है कि रिकॉल कीजिए कि गिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिश के बिल्कुल ही उनके फिश के जो माउथ के अंदर एक साइड में प्रेजेंट होता है। गिल्स हेल्प करते हैं, गिल्स में कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करते हैं कि वो वाटर से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि कंज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जर्व करके रख लेते हैं। उसके बाद ही क्या होता है कि उनको हेल्प हो जाता है ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेने के लिए। या यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि गिल जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है, और गिल जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है वाटर से। और इसी प्रोसीड्यूर से ही जो फिशेस होते हैं उनमें ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व होता है, और इस वजह से ही वो ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करने के लिए ही वाटर से वो अपने माउथ को बार बार खुलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, ओके। उसके साथ साथ ही उनका जो गिल स्लिट होता है वो भी इसी वजह से ही अप एंड डाउन होता रहता है, ओके। और इसका आंसर देखेंगे तो यस, इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। ये कुछ मैनर से कोऑर्डिनेटेड है और कुछ मैनर से कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सकता है, ओके। और देखेंगे तो काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। हमें काउंट भी करना है, तो ये करिए आप। तो कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ एन आउट इन अ मिनट, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम कितने बार सांस लेते हैं 1 मिनट में,
कंपेयर कीजिए इसको फिश के साथ कि वो 1 मिनट में कितने बार अपने माउथ को अप एंड डाउन यानी कि ओपन एंड क्लोज करते रहते हैं। ओके, तो ये था एक्टिविटी के बारे में, जो कि एक्टिविटी 6.6 था। तो अब देखते हैं जो है हमारा बाद वाले जो स्टेटमेंट, सिंस द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. Okay, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. जैसे कि मैंने बताया, जो फिशेस होते हैं इसी वजह से ही वो बार बार जल्दी अपने मुंह को खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। ओके, तो क्योंकि रीज़न होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि जो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं दे फ्रीली ब्रीथ ऑक्सीजन, बट यहाँ पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें उनके लिए जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, इसीलिए कुछ लिमिटेड हो जाता है ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए, और इसी वजह से उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी टाइप का कुछ होता है, और वो ऐसे फ्री एंड फेयरली मैनर से ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर सकते। सो सिंस द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is more faster than the seen in terrestrial organisms. और इसी वजह से उनमें जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो फास्टर होता है, यानी कि वो ब्रीथ करते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सके अपने बॉडी के अंदर। ओके, ताकि वो फिट रहे। ओके, सो देखते हैं मैंने जब बताया वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ओके, और हम देखते हैं अभी कि ये जो है हमारे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। सो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो उसके बाद द डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के द्वारा टेक अप हो जाता है। ओके, गिल्स से फोर्स इट पास द गिल्स द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड से वो कैरी आउट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट दिस ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ओके, पर यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा ये ऑक्सीजन जो होता है वो ऑब्जर्व होता है एटमॉस्फेयर से। ओके, रेस्पिरेशन के लिए। सो all these organs have a structure that increases the surface area, यानी कि हर एक ऑर्गन जो होता है वो उनका एक स्ट्रक्चर होता है that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Okay, that यानी कि यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जो हर एक जो ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन जो होता है उनका जो रोल होता है वो उस वजह से क्या होता है कि ऑल दिस ऑर्गन हैव स्ट्रक्चर, उनका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, व्हिच इज इन कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जो कि उनके ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ कंटैक्ट में रहता है। तो ये था रीज़न। उसके बाद देखेंगे तो सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक्स प्लेस अक्रॉस द सरफेस, और इसी सरफेस में से जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओके, हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस, वो उनको टेक प्लेस होना पड़ता है, हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस। ओके, और इसी सरफेस से ही उनको आना पड़ता है और फिर से जाना पड़ता है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ओके, तो फाइन होता है, फाइन एंड डेलिकेट यानी कि बहुत ही फाइन मैनर से डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेशली इस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन तरीके से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिज़ाइन होता है नेचुरली, और ये बहुत ही डेलिकेटेड होता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, तो इसी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ही रखा जाता है। जैसे कि हमारा नोज जो होता है वो बॉडी के बाहर है, पर नॉस्ट्रल जो होते हैं, हाँ शायद वो होते हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे अगर नोस्ट्रल्स को देखेंगे तो वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के बाहर भी जाते हैं। ओके, तो दे गो बोथ इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। ओके, पर यहाँ जो मोस्टली वो आउटसाइड द बॉडी जाएंगे, पर हमारे जो लॉन्ग्स होते हैं वो इनसाइड ही बॉडी जाते हैं। तो मोस्टली द डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो नेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें फाइन मैनर से डिज़ाइन किया जाता है, और उसके साथ साथ ही वो बॉडी के अंदर रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ओके,
और उन्हें बोन्स भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन आवर बॉडी. तो इसे हमारे बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस. तो ये यहाँ पर भी पैसेज होते हैं ताकि इस जगह तक जो एयर है डिफरेंट एयर है आकर जो एयर है यहाँ पर आकर पहुँच सके. सो इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया. यानी कि यहाँ पर भी एक प्रोसीडियर होता है, मैकेनिज्म यहाँ पर चलता है ताकि जो एयर होता है वो बाहर अंदर आ सके, बाहर जा सके, अंदर आ सके, बाहर जा सके. सो फॉर द इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया और एक बात देखता हूँ. इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द मूविंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया. मूविंग ऑफ द एयर ऑफ इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व. तो ऑक्सीजन जो होता है जब जहाँ पर ऑब्जर्व होता है तो यानी कि जो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है. देखिए, सो इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग सो यहाँ पर क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. तो इसी वजह से इसको बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, यानी स्टोर करके यानी कि प्लेस्ड किया गया है. नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर ये रहता है. सो देर हैव ऑल्सो पैसेजेस. यहाँ पर पैसेजेस होते हैं. ओके, सो दैट विल टेक द एयर टू द सरफेस. दैट विल टेक द एयर टू दिस एरिया. यानी कि देखिए हमारे बॉडी में लंग्स होता है. हमारे बॉडी में लंग्स है तो लंग्स से जो एयर आता है ओके, तो ये नॉस्ट्रल से जो एयर आता है नॉस्ट्रल से आकर ऐसे पाइप देकर ट्रैकियाज लैरिंक्स वैनिक्स ऐसे देकर यहाँ पर आता है. ब्रोंकाइल्स उसके बाद अल्वियोली ऐसे स्प्रेड होता है. ओके, तो यहाँ पर जो एयर नॉस्ट्रल से यहाँ तक आता है अल्वियोली तक. तो ओके, तो यहाँ से जो यहाँ तक आता है जो एयर होता है, तो इसको आने के लिए एक पैसेज होता है. पैसेज जो है ट्रैकिया है, विंड पाइप होता है. ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसी को पैसेज बोला जाता है. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. और वहाँ पर भी पैसेजेस होना चाहिए और होते भी हैं ताकि ये जो एयर होता है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके, पर्टिकुलरली टू दिस एरिया. ओके, यानी कि उसके अचीवर सेक्शन तक वो जा सके. और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया. यानी कि यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म होता है ताकि जो हमारा बॉडी के अंदर जो एयर तो आता है और फिर तो वो जाएगा ना, बाहर तो निकल के जाएगा, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो बाहर निकलना ज़रूरत होता है. इसीलिए क्या होता है कि इन एडिशन देयर इज़ ऑल्सो मैकेनिज्म. तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. ओके, ताकि यहाँ इस एरिया से जो एयर को वो एक दूसरी जगह से बॉडी के बाहर निकल ले. ओके, तो देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया. तो बॉडी के बाहर वो निकल ले इस एयर को. सो वेयर ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व, जहाँ पर कि जो ऑक्सीजन होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है. ओके, सो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. हमें पता है the air passing through the nostrils is filled by the fine hair that lie in the passage. Okay, the passage is also lined with mucus which helps with the process. From here the air passes to the throat and into the lungs. अब देखिए, तो यहाँ पर जो जितने सारी चीज़ें हैं मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ इसे, और उसके बाद ये जो डायग्राम है डायग्राम को देखकर आपको समझा दूँगा, अच्छे तरीके से समझा दूँगा. सो देखिए, तो ह्यूमन बींग्स में जो है ह्यूमन बींग्स वे ऑफ द लंग्स. ओके, सो द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स के द्वारा बॉडी के अंदर जाता है एयर जो होता है. उसके बाद देखेंगे तो द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड. जो फिल्टर होता है, फिल्टर किससे होता है, इज फिल्टर्ड. ओके, सॉरी, तो
थोड़ा टिल्ट हो गया। तो द एयर पासिंग, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का जो पैसेज होता है, ओके, सो जो एयर पैसेज होता है तो फिल्टर होता है। सो एयर passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that lie in the passage, ओके। इसी पैसेज के अंदर होता है। पैसेज कौन सा होता है? पैसेज होता है हमारा जो होता है यहाँ पर नॉस्ट्रल्स होता है, ओके। नॉस्ट्रल्स के अंदर जो एयर पैसेज के अंदर जो होता है हेयर्स होते हैं वो फिल्टर कर लेते हैं, और एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स फिल्टर बाय फाइन हेयर्स, ओके, दैट लाई इन द पैसेज। और उसके बाद देखेंगे तो पैसेज यहाँ पर पहला वाला जो कि गया नॉस्ट्रल्स, उसके बाद द पैसेज इज ऑल्सो फिल्टर सॉरी लाइंड विथ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस। तो म्यूकस भी यहाँ पर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, ओके। सो फ्रॉम हियर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो यहाँ से जो एयर होता है, ओके, द एयर जो होता है वो पास होता है, तो फ्रॉम हियर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट से लंग्स के अंदर जाता है, थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। द रिंग्स ऑफ कैटलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। यहाँ पर क्या होता है कि जो कैटलेज होते हैं, द रिंग्स ऑफ कैटलेज होते हैं जो कि हमारे थ्रोट के अंदर होता है, ओके। सो दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये इंश्योर करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर पैसेज होता है, एयर का पैसेज होता है, ये कोलैप्स ना हो, ओके। तो ये था रिंग्स ऑफ कैटलेज का जो रोल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बी केयरफुल, ओके। तो उसके बाद जो डायग्राम है, डायग्राम में जो बताया गया है और मैं बता दूंगा सबको सारे के सारे, पर इससे पहले हम लोग यहाँ को देखते हैं। यहाँ पर जो मोर टू नो दिया गया है, तो मोर टू नो ये सर एक चीज़ है, कज़न एक टाइप का वार्निंग है, तो उसको आपको देखना है। मोर टू नो using tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigar या फिर cigarettes, बीडीज, हुक्का, गुटखा etc is harmful, ओके। तो ये सारे के सारे चीज़ यानी कि टबाकू के जितने सारे पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे हानिकारक होते हैं, ओके। टबाको च्यूइंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट कैन काज कैंसर। हमें पता होता है पर फिर भी लोग इसे लेते हैं, क्या करें भाई, समझते कोई नहीं। उसके बाद यूज़ ऑफ टबाको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग। टबाको च्यूइंग या फिर यूज़ ऑफ द टबाको जो होता है वो इट्स मोस्ट प्रोबेबली अफेक्ट्स द टंग। उसके साथ साथ लंग्स को अफेक्ट करता है, हार्ट एंड द लीवर, हार्ट और लीवर को भी अफेक्ट करता है। यानी कि मेनली जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो कि लंग्स हो या फिर हार्ट या फिर हमारे जो लीवर्स होता है, ओके, लीवर होता है, उसको ही वो अटैक कर लेता है पहले। और उसके साथ साथ टंग भी यहाँ पर है प्रेजेंट, जो कि वो उसे मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, ओके। उसके बाद देखेंगे तो स्मोकलेस टबाको इज ऑल्सो ए मेजर रिस्क। स्मोकलेस टबाको इज ऑल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, pulmonary diseases एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर, ओके। सो स्मोकलेस टबाको होता है वो भी एक टाइप का वो भी एक बहुत ही डेंजरस होता है, और वो उसका कज मेजर रिक्स होता है। और उसको लेने के बाद जो मेजर रिक्स होता है वो ऐसा होता है कि मेजर रिक्स फैक्टर फॉर इज हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट अटैक्स होता है, स्ट्रोक्स आता है, पुलमोनरी डिजीज यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज और वेन रिलेटेड डिजीज या फिर आर्टरी रिलेटेड डिजीज, ओके। और उसके बाद देखेंगे तो एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और उसके साथ साथ बहुत सारे कैंसर्स भी हो सकते हैं, ओके, कैंसर्स भी हो सकते हैं। कैंसर के बारे में तो पता है कि बहुत ही ख़तरनाक सा डिजीज़ है ये, ओके। तो उसके बाद देखेंगे तो देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टोबैको। और इसी वजह से ही बहुत सारे लोग, और हमारे जो कैंसर के जो वजह होता है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो हमारे जो इंडिया में मोस्टली जो कैंसर का वजह होता है वो होता है ओरल कैंसर का जो रीज़न होता है हमारे इंडिया में, ओके। इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में अलग भी, तो मोस्टली क्या तो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कैंसर जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ द टबाको के च्यूइंग के लिए वो होता है। ओरल कैंसर जो होता है
उसके बाद देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, या फिर जो इन द फॉर्म ऑफ वुड का हो या फिर और सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे तो स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को, टोबैको के प्रोडक्ट्स को ना ही बोल दो, नहीं मैं नहीं लूँगा, इस तरह से बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपके आसपास कोई लोग इसे लेते हैं तो उन्हें एडवाइस दीजिए प्लीज़, उन्हें समझाइए कि ये बहुत ही हानिकारक होता है और उनके फैमिली के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो तो कुछ हो जाएगा अगर उनको, तो वो तो सफ़र करेंगे, उसके साथ साथ उनके फैमिली भी सफ़र करेगा। ओके, तो उसके इसीलिए ही उनको थोड़ा एडवाइस दे दीजिए। ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, तो मैं थोड़ा इसको टिल्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे, आप अभी इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है कैसा है। तो आप पहले देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ है कि ये तो हमारा नाज़ल कैविटी होता है, पहले जो बताया गया है। ओके, सो ये हमारा नाज़ल कैविटी है, उसके बारे में तो हमें पता है। ओके, तो नाज़ल कैविटी, और नाज़ल कैविटी के अंदर ये पार्ट होता है नाज़ल कैविटी का, और उसके बाद ये पार्ट जो है माउथ कैविटी यानी कि माउथ पार्ट। ओके, ये एक कॉमन पैसेज बनता है कहाँ पर का, ये यहाँ पर एक कॉमन पैसेज यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ से एयर आता है धीरे धीरे। सपोज़ यहाँ से एयर आ गया, तो मैं थोड़ा इसे स्लो बना देता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ से एयर भी आ जाता है तो मैं एयर को ब्लू बना देता हूँ। एयर आता है, एयर आता है, एयर आता है, इस तरह से आता है, तो यहाँ को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर कैसा होता है देखिए, सो नेज़ल पैसेज से पहले एयर आता है यहाँ को एंटर करके। ओके, वो तो यहाँ से आता है, उसके बाद पहले वो अपने फैनिक्स में एंटर करता है, उसके बाद लैनिक्स में। याद रखना चाहिए आपको कि द एयर फर्स्ट एंटर्स द नेज़ल कैविटी। ओके, उसके बाद इसे भी लिख सकते हैं कि द एयर फर्स्ट एंटर्स आवर नोज एंड इनटू द नॉस्ट्रल्स, एंड उसके बाद एंड देन द एयर गोज इनटू आवर नोज, इनटू inside our body, okay, through the nostrils, and in the nostrils the tiny hairs are present, within its mucus is also present, which prevents which prevents the dust and the foreign antigens from entering our body. Okay, and they also help in various procedures of breathing. ओके, तो ब्रीदिंग में भी वो बहुत सारे हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग के प्रोसीजर में वो अलग सारे हेल्प देते हैं, बहुत सारे हेल्प देते हैं, ताकि जो फॉरेन एंटीजेंस हो या फिर कुछ अलग जो चीज़ है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। ओके, तो हमारे जो नोज़ के अंदर जो हेयर्स होता है, टीनी हेयर्स होता है, वो एयर को फिल्टर कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि एयर जो होता है वो फार्निक्स में आकर पहुंचता है। फार्निक्स के बाद वो लैनिक्स में जाता है, उसके बाद लैनिक्स में जाने के बाद वो ट्रैकिया में आता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि ये वाला है फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। ओके, अभी याद रखिए होगा कि किसके बाद क्या आता है। ओके, तो फिर से अभी देखते हैं। तो अभी क्या होता है कि ट्रैकिया में एंटर करने के बाद तो एयर को हीट करना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को आना पड़ता है, कार्टिलेज के पास आना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के पास आने के बाद यहाँ पर जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, इट इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर पैसेज होता है वो कोलैप्स ना हो, ठीक ठाक नॉर्मल रहे। ओके, उसके बाद हमारा जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, हमारा जो एयर है वो अंदर ऐसे आ जाता है। ओके, डिवाइड होकर फिर से। तो यहाँ पर अल्वेओली होता है, जो कि अल्वेओली में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्वेओली, सिंगुलर होता है अल्वेओलस। तो इसी तरह से, और अल्वेओलस होते हैं उनका जो अगर उसे स्प्रेड कर दें, हम उसे स्प्रेड कर दें तो उसके ये एक छोटे टेनिस कोर्ट का एरिया ले जाएगा। ओके, तो अराउंड बहुत सारी एरिया लेता है ये जो इट्स एरिया, इट विल टेक एरिया ऑफ स्मॉल टेनिस कोर्ट। ओके,
तो उसी से ये यहाँ पर एक लास्ट फिगर बताया गया है हमारे जो अल्वेओली का। तो ये जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ये अल्वेओली के अंदर ये वाला पार्ट है। ओके, तो उसके बाद ये जो है देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट है ब्रोंकी, और इसका ब्रोंकी ये जो पार्ट होता है ये बनता है ब्रोंकी, और ब्रोंकी से जो छोटे छोटे डिवीज़न फिर से होते हैं वो होते हैं ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है अल्वेओलियस सैक, और अल्वेओलियस सैक के अंदर होता है अल्वेओलिस, ओके, या फिर अल्वेओलस। ओके, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, और ये तो हमारा लॉन्ग्स है, और ये तो रिब्स है आपको पता है, और ये है डायफ्रागम। ओके, तो ये चीज़ था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़ा उसे पढ़ लेता हूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखिए ध्यान से आप लोग। सो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ इसे, तो आप देखिए कि सॉरी तो मुझे पॉज करना पड़ रहा है, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा। तो देखिए, सो वहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टिप्स व्हिच finally terminate into balloon-like structures which are called alveolar or singular, that is alveolus. ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो alveoli provide a surface। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैं इसे रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो इसे आपको नोट भी करना पड़ेगा। ओके, सो द alveoli provide a surface। तो alveoli होता है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place, कि जहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज हो सके। ओके, गैसेस एक्सचेंज जो है वो सक्सेसफुली हो सके। उसके बाद देखेंगे तो the alveoli provide a surface so gases exchange. Then the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। यानी कि हमारे जो alveoli का जो वॉल होता है, ओके, उसमें दिस कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। उनमें ब्लड वेसल का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है जो अल्वेओली के वॉल्स में, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे तो ओके, सो उसके बाद देखेंगे तो आज वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस। तो हम लोगों ने जैसे हमारे पूर्व क्लास में देखा था, अर्लियर क्लासेस में देखा था, व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट आवर रिब्स and diaphragm and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, सो जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, सो when as we have seen earlier in earlier years, okay, सो जब हम सांस लेते हैं when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm। तो उस समय पर क्या होता है कि हम हमारे रिब्स को, हमारे जो रिब्स होता है, हम हमारे रिब्स को ऊपर ला लेते हैं। ओके, सो वी फ्लैटन आवर डायफ्रागम एंड एक्सटेंड आवर, दैट इज आवर लंग्स। ओके, सो देखिए द alveoli provide a surface। तो उसके बाद आज वी हैव सीन इन क्लासेस when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm। ribs जो होता है वो लिफ्ट आउट होता है क्योंकि जो लंग्स होता है वो फूलता है। ओके, उसी वजह से जो रिब्स होता है वो भी रिस्पॉन्स देकर बाहर निकल कर आता है, यानी कि वो भी थोड़ा ब्रीथ होने पर, एयर को अंदर लेने पर वो भी थोड़ा लिफ्ट आउट होता है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity, extremely sorry friends। तो देखिए, सो ये मिस्टेक और नहीं होगा। देखिए, सो व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट आवर ब्रीथ, तो इसे हम लोगों ने देखा। तो एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में जो चेस्ट कैविटी हमारा होता है वो लार्जर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस, तो इसी कारण से, इसी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सॉक्ड इनटू द लंग्स एंड fills the expanded alveoli। ओके, और हमारे जो एयर होता है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। ओके, हमारा जो एयर होता है वो लंग्स के अंदर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सॉक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड alveoli। ओके, सो देखेंगे तो द ब्लड ब्रिंग्स
द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, द ब्लड होता है जब बॉडी, हमारे बॉडी में जो ब्लड है तो वो क्या करता है, हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू अल्वेओली, एंड द ऑक्सीजन इन द अल्वेओलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। ओके, और जो ऑक्सीजन होता है हमारे अल्वेओलर एयर में, ओके, ब्लड के द्वारा वो टेकन अप हो जाता है। ओके, इन द अल्वेओलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स इन द बॉडी। उसके बाद वो सेल्स के पास पहुंच जाता है। उसके बाद देखेंगे तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, और इसी ब्रीदिंग साइकिल के समय पर, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air। यानी कि जब भी जो एयर हो वो बाहर जाता है और अंदर आता है, उसी समय पर हमारे लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हर एक वक्त प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। एंड देयर इज ऑल्सो सफिशिएंट नीड टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व होने के, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व होने के लिए सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे तो एंड टू बी ऑब्जर्व एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व होने के लिए इसी दौरान बहुत सारे समय भी मिल जाता है। उसके बाद व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, क्या होता है कि देखिए अभी डिफ्यूज़न का बात आया कि डिफ्यूज़न क्या होता है, क्यों एसेंशियल नहीं बन पाता है डिफ्यूज़न हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफ्यूज़न होता है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में एसेंशियल होता है, यानी कि अच्छे तरीके से काम करता है, बेनिफिशियल होता है, सही ढंग से बेनिफिशियल बन पाता है, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स में उनका जो स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है, पर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में उनका स्ट्रक्चर और साइज बढ़ जाता है, जिसके वजह से डिफ्यूज़न वहाँ तक पहुँच के अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता है। ओके, तो देखिए when the body size of the animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। उसी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के जरिए से जो हमारा जो ऑक्सीजन, ओके, डिफ्यूज़न की वजह से ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच नहीं सकता है। ओके, सो उसके बाद देखेंगे तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि वो एयर को कैरी करते हैं। सो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स सच एज द लंग्स, ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इनटू द टिश्यू व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन को ले जाते हैं इन द लंग्स में एयर को ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को एयर से ले जाते हैं, ऑक्सीजन को एयर से ले जाते हैं हमारे लंग्स में। ओके, एंड कैरी इट टू द टिश्यू व्हिच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से फुल ऑफ होता है, डेफिशिएंट होता है। ओके, and carry out to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। कि जो ऑक्सीजन से डेफिशिएंट होता है, और अगर ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो हेमोग्लोबिन होता है। सो इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन व्हिच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए उसे हेमोग्लोबिन को ऑब्जर्व होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल होता है। वो ऑक्सीजन होने पर ही हेमोग्लोबिन बहुत अच्छे से काम करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, यानी कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन इज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फ्रॉम इन आवर बॉडी। तो इसीलिए ही वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ये है मोर टू डू यू नो उसके बारे में थोड़ा। सो इफ द alveolar surface were spread out to cover up to या फिर cover about 80 meter square, how much do you think the surface of your body is?
consider how efficient exchange of gases becomes of the large surface available for the exchange of gases to take place. और एक देखेंगे तो if diffusion were to move gases in our body, it is estimated that it would take 3 years from a molecule of oxygen to get ourselves from our lungs. Okay, aren't you glad that we have hemoglobin? yes, इसके बारे में अच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छा है. तो और एक चीज़ जो है कि ये है कि जो हेमोग्लोबिन होता है, ओके, कि जो हेमोग्लोबिन जब प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में तो वो बहुत सारे कामों को आसान कर देता है. किसके काम को स्पेशली इट मेक्स ईजी ऑफ डिफ्यूज़न के वर्क बहुत ईजी कर देता है, क्योंकि डिफ्यूज़न सफिशेंट नहीं बनता हमारे लिए. ओके, क्योंकि हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ओके, उसी तरह से और एक चीज़ यहाँ पर हमें देखना है कि डू यू नो, फिर से वही स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस होता है. लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड. यानी कि लंग कैंसर की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं. कॉमन काज हो चुका है ये एक. और द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया. ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट को हेयर लाइक स्ट्रक्चर से भरा हुआ है जिसको सिलिया बोलते हैं. दिस सिलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स. और ये जो सिलिया होता है वो क्या करता है कि जर्म्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, और डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. सो स्मोकिंग destroys these hair, due to which the germs, dust, smoke and other harmful chemicals enter lungs and cause infection, cough, even lung cancer. क्या होता है एक्चुअली, देखिए, तो हम लोगों ने जैसे कि पहले देखा कि क्या टबाको च्यूइंग या फिर टबाको के सारे जो पदार्थ होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, पर फिर भी लोग इसे कंज्यूम कर लेते हैं. पर यहाँ पर बताया गया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग इंजूरियस होता है, किस तरह से होता है, देखिए, स्मोकिंग मेनली कंजेस्ट लंग कैंसर. लंग कैंसर कैसे होता है, हमारे लंग्स में ओके, तो हमारे लंग्स में या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है कि अपर पार्ट जो होता है उसका अपर पार्ट, हमारे रेस्पिरेटरी का सिस्टम का अपर पार्ट जो होता है वो छोटे छोटे हेयर, टीनी हेयर्स लाइक पार्टिकल के साथ कवर हुआ है, मेडअप हुआ है, जिसको कि सीलिया बोला जाता है. और इट्स नोन एज सीलिया. तो इसे सीलिया बोला गया है. और सीलिया क्या करता है कि जर्म्स, एंटीजन, फॉरेन एंटीजेंस, डस्ट, पार्टिकल्स, इस तरह के सारे चीज़ों को, या फिर हमारे अदर हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए, सारे के सारी चीज़ों को वो प्रिवेंट करता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर वो इन्वॉल्व ना हो सके, यानी कि बॉडी के अंदर पास ना हो सके. ओके, पर क्या होता है कि जब स्मोकिंग करते हैं लोग तब वो सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है. वो जब वो स्मोक आता है बॉडी के अंदर, जो टबाकू या फिर सिगरेट स्मोकिंग का जो स्मोक आता है, वह धुआं आता है हमारे बॉडी के अंदर, वो सीलिया को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. उसके बाद क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, डस्ट होते हैं, फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, अदर हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस थिंग्स, यानी कि सीलिया को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है. उसके बाद क्या होता है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर, ड्यू टू व्हिच द जर्म्स, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स एंड कॉज. वो केमिकल जो होते हैं लंग्स को एंटर कर देते हैं और क्या करते हैं कि कॉज इन्फेक्शन, कॉफ एंड वन लंग कैंसर. इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, कॉफ भी कॉज करते हैं, और कैंसर, लंग कैंसर भी इससे हो सकता है. तो ये था आज के लिए जो वीडियो. तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अलग सा पार्ट है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन है हमारे मीन्स के. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.